आवाज आ रही क्या चेक करो, शुरू करेंगे लेक्चर। क्लियर है? यस एवरीवन। अरे ये आवाज आ रही है, बता दीजिए एक बार, शुरू कर देंगे लेक्चर। ओके, कल के लेक्चर में बोर्ड के लिए और एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हम डिस्कस करना शुरू किया था। चैप्टर का नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ओके, देखो कल के लेक्चर में हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखे, छोटे छोटे डेफिनेशंस, फिर लास्ट में दो डेरिवेशन देखे वर्क डन के लिए। वर्क डन इन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज डब्ल्यू मैक्स, वर्क डन इन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज डब्ल्यू। आज का लेक्चर हम शुरू करेंगे with the first one concept, and that concept is nothing but the internal energy। कौन सी एनर्जी? इंटरनल एनर्जी। क्या है इंटरनल एनर्जी? देखो एवरीबडी कॉन्सेंट्रेट। ओके, नहीं समझ में आया यू कैन आस्क। ओके, देखो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ all type of energy, sum of all type of energy associated with the system, sum of all type of energy associated with system, सिस्टम से रिलेटेड सभी टाइप के एनर्जीज का समेशन। ओके, हाँ, सिस्टम में जितनी भी एनर्जी है, ओके, उन सभी टाइप के एनर्जी का समेशन, एडिशन इज नथिंग बट द इंटरनल एनर्जी। अब फिर सवाल है, सर बोर्ड में इसके बारे में क्या पूछा जा सकता है? एक तो डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज मीन बाय इंटरनल एनर्जी। ओके, या फिर आपको 2 मार्क्स के लिए ऐसा भी पूछा जा सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन इंटरनल एनर्जी, या सिंपली डिफाइन एंड एक्सप्लेन द इंटरनल एनर्जी। क्या पूछा जा सकता है? डिफाइन एंड एक्सप्लेन द इंटरनल एनर्जी, ऐसा। अब इंटरनल एनर्जी के लिए कंसेप्ट क्या है? देखो इंटरनल एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय, एक मिनट थोड़ी सी आवाज आ रही, प्रॉब्लम है। एक्सटर्नल साउंड था। ओके, चलो, तो इंटरनल एनर्जी इज इंडिकेटेड बाय, इसके लिए सिंबल है क्या बच्चों? यू। ओके, इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन। क्या है बच्चों ये? स्टेट फंक्शन। किसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन? इट डिपेंड अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो डिपेंड है सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ सिस्टम, देन इट इज कॉल्ड एज क्या है बच्चों? स्टेट फंक्शन। इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है। ओके, अगला, यू कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब आप चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज क्या रे बच्चों? डेल्टा यू। ओके, अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, यू कैन नॉट कांट कैलकुलेट exact value of internal energy, can't calculate
एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी का आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। ओके, अब देखो आराम से समझो। इंटरनल एनर्जी सम है ना सभी टाइप के एनर्जीज का। इसमें कुछ टर्म जो है इंटरनल एनर्जी के जिनका वैल्यू बहुत बड़ा होगा, कुछ टर्म ऐसे आएगी कि जहां पर इंटरनल एनर्जी का वैल्यू बहुत छोटा है, तो इसीलिए इसका एग्जैक्ट वैल्यू आप नहीं निकाल पाएंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टीज पूछे जा सकते हैं इंटरनल एनर्जी के, डेफिनेशन पूछा जा सकता है। सिर्फ याद रखो ये स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन। इसमें सभी टाइप के एनर्जीज का समेशन। आप नीट जेईई के लिए अगर पढ़ रहे होंगे तो आपने पढ़ा है इसके दो टाइप होते हैं, वो एडिशनली है, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के फिर 4 टाइप होते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के 3 टाइप होते हैं, लेकिन बोर्ड के लिए इतना सफिशिएंट। ओके, हाँ। अभी इसमें और एक थोड़ा सा एडिशन आप कर सकते हो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे हैं आप, डेल्टा यू। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो सकती है? इंटरनल एनर्जी एक तो इंक्रीज हो सकती है, नहीं तो डिक्रीज हो सकती है। साइन कन्वेंशन बता रहा हूं। अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई तो ध्यान बच्चों इसको साइन देना है पॉजिटिव। इंटरनल एनर्जी अगर इंक्रीज हो गई तो पॉजिटिव आएगी, और इंटरनल एनर्जी अगर डिक्रीज हो गई तो कौन सा साइन आएगा? नेगेटिव। कल मैंने 2 साइन कन्वेंशन आपको बताए थे, एक था वर्क डन और एक था हीट एनर्जी। हीट इज एब्सॉर्ब, क्यू इज पॉजिटिव। हीट इज इवॉल्व, क्यू इज नेगेटिव। वर्क इज डन बाय द सिस्टम मतलब एक्सपेंशन, डब्ल्यू इज नेगेटिव। वर्क इज डन बाय द सराउंडिंग मतलब कंप्रेशन, डब्ल्यू इज पॉजिटिव। वैसा एक याद रखो कि अगर इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई तो पॉजिटिव साइन आता है, एंड डिक्रीज हो गई तो नेगेटिव साइन आता है। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड। अगर समझ में आया होगा तो कमेंट करो, फिर अपन अगला सेक्शन शुरू करेंगे। या इसके अंदर कुछ डाउट पूछना है किसी को तो पूछ सकते हो। क्लियर? समझ रहा है क्या? देखो, ओके। अब अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब ये जो कंसेप्ट मैं पढ़ा रहा हूं ये न्यूमेरिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और इसमें थ्योरेटिकल स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है आराम से। ऐसा भी पूछा जा सकता है, गिव द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 2 मार्क्स के लिए। ओके, या इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन आता है, उसके बेसिस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। आराम से, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। नीट जेईई के अंदर आप पढ़े होंगे तो आपको ये याद होगा। आराम से देखो क्या बता रहा है फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ बता रहा है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी का ही एडवांस वर्जन है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन एनी प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस हो, एनर्जी ना क्रिएट होगा ना ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होगा। ओके, तो क्या होगा? when one form of energy when one form of energy disappear equivalent amount of equivalent amount of equivalent amount of other form of energy equivalent amount of other form of energy appear। अगर एक फॉर्म की एनर्जी डिसअपियर हो गई तो उतने ही क्वांटिटी की दूसरे फॉर्म की एनर्जी अपियर हो जाएगी। मतलब एनर्जी का ना लॉस होगा ना गेन होगा, एनर्जी ना बढ़ेगी ना कम होगी। ओके, आराम से। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय इन एनी प्रोसेस when one form of energy disappears equivalent amount of other form of energy appears। ये कॉमनली 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा आता है, मतलब 4 स्टेटमेंट लिखने होते हैं। और 2 स्टेटमेंट सुनो। टोटल एनर्जी ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट।
total energy of isolated system remains constant। और एक स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट ऐसा है, बिल्कुल इसको कॉपी किया, आगे के दो स्टेटमेंट है। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग, क्या क्या, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस सराउंडिंग रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब दोनों का टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगा, सिस्टम और सराउंडिंग का। और एक स्टेटमेंट आपको पढ़ने को मिलेगा, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स आल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। ये तीनों स्टेटमेंट एक जैसे है, आइसोलेटेड सिस्टम का, सिस्टम प्लस सराउंडिंग का या यूनिवर्स का टोटल एनर्जी कांस्टेंट होता है। क्यों कांस्टेंट होता है? क्योंकि एक एनर्जी अगर डिसअपियर हो गई तो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होगा, अपियर होगा। बस खत्म कंसेप्ट। और ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का स्टेटमेंट है ना, energy neither be created nor be destroyed when one form of energy disappears, equivalent amount of other form of energy appears। ओके, तो ये स्टेटमेंट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। किसके स्टेटमेंट है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के। अब इसका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ओके, होप सो आपको स्टेटमेंट समझे होंगे। हाँ, अब देखो अगला कंसेप्ट सुनो, मैथमेटिकल equation for first law of thermodynamics, mathematical equation for first law of thermodynamics। अब इक्वेशन क्या है आराम से समझो। कंसेप्ट सिर्फ ऐसा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी of the system is a sum of amount of heat energy absorbed and work done by the system or surrounding। सिस्टम या सराउंडिंग जो वर्क करेगा और जितनी हीट एनर्जी चेंजेस होंगे उन दोनों का समेशन, मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज है। क्या बताया मैंने? डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। आराम से ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आप इधर थ्योरेटिकली भी लिख सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस प्लस वर्क डन। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस प्लस वर्क डन। हाँ, इसको 2 मार्क्स के लिए नहीं, लेकिन 1 मार्क्स के लिए अलग अलग प्रोसेस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे देखो आराम से मैं ऐसा बोल रहा हूं, समझो मैंने ऐसा कहा कि यही इक्वेशन मुझे देना है इन आइसोथर्मल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? आइसोथर्मल प्रोसेस। आराम से समझिए, किसको बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस? द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल्टा टी 0 होता है, चेंज इन टेम्परेचर इज 0। लेकिन चेंज इन टेम्परेचर अगर 0 है तो डेल्टा यू 0 होता है ना। अगर डेल्टा यू 0 आ गया, आराम से देखो, डेल्टा यू 0 आ गया तो 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, मतलब क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डब्ल्यू। ये हो गया फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन। किसके लिए? आइसोथर्मल। बात को समझो, आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसा प्रोसेस है जिनमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो 0 होता है। अब चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए मेरे पास क्या इक्वेशन है? ओके, क्यू इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो 0 इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू हुआ ना, तो क्यू इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू। ओके, आराम से। अब यही अगर मैं ऐसा कंसिडर करता हूं कि मेरे पास एडियाबेटिक प्रोसेस है, आराम से। एडियाबेटिक प्रोसेस किसको बोलते थे हम? द प्रोसेस इन विच देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग में हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। क्या एक्सचेंज नहीं हो रहा है? हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब Q 0 है। अगर Q 0 है तो देखो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या? W। जो वर्क डन होगा वही इंटरनल एनर्जी चेंज होगा, लेकिन कब? व्हेन प्रोसेस इज एडियाबेटिक। ओके, ऐसा और एक कंडीशन हम लिख सकते हैं, अगर मेरे पास आइसोबारिक प्रोसेस है। कौन सा प्रोसेस है? आइसोबारिक। किसको बोलते हैं आइसोबारिक प्रोसेस? देखो, ऐसा प्रोसेस जहां पर चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू 0।
चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू क्या रे बेटे, जीरो, डेल्टा पी जीरो है। अब डेल्टा पी तो टर्म ही नहीं है इधर, लेकिन कल हमने देखा था ना, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, वर्क डन के लिए फॉर्मूला, W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, W इज माइनस पी डेल्टा वी, ये इधर पुट अप करते हैं तो इक्वेशन क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W है, बट W तो माइनस पी डेल्टा वी, मतलब यहां पर डाल देते माइनस पी डेल्टा वी। कंसेप्ट समझे ना, ये माइनस और ये प्लस, माइनस होगा, मतलब यू कैन राइट Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी, Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल्टा वी। बात को समझो। अब इसमें और एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट ऐसी है कि यहाँ पर प्रेशर कांस्टेंट है, इसलिए इधर का हीट एनर्जी चेंज जो है ना, उसको QP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, QP, हीट एनर्जी चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर। समझा क्या, देखो एवरीबॉडी। अब और एक प्रोसेस अगर मैं लिखता हूं, आइसोबारिक के बाद मैं लिख रहा हूं आइसोकोरिक प्रोसेस। किसको बोलते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस? आइसोकोरिक प्रोसेस इज अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो। अगर डेल्टा वी जीरो है, बात को समझो, यही इक्वेशन में यूज कर रहा हूं, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी, बट डेल्टा वी अगर जीरो है तो पी इंटू जीरो, जीरो हो गए ना, मतलब क्या समझिए आप, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, क्या, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू, या क्यू के जगह पे आप इसको क्यू वी भी लिख सकते, क्या लिख सकते हैं, क्यू वी। ओके, दैट्स वन इज द कंसेप्ट। न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं या ऐसा डेरिवेशन टाइप भी क्वेश्चन आ सकता है, और आपको ये पूछेगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है पर्टिकुलर प्रोसेस में, जैसे प्रोसेस का नाम देगा, आइसोबारिक में कैसा इक्वेशन है, आइसोकोरिक में कैसा इक्वेशन है, लाइक दैट, ऐसा सवाल आपको पूछा जा सकता है। ओके, समझा क्या, देखो किसी कोई दिक्कत है, एक बार कंसेप्ट देखो, नहीं समझा होगा यू कैन आस्क। ओके, समझ में आ रहा है क्या, देखो एवरीबडी। ओके, कोई दिक्कत किसी को? नहीं, चलो ठीक है, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर में, जो बहुत बार आपको कंफ्यूज करता है, नीट जे के लिए भी। ओके, लेकिन बोर्ड में वो टर्म बहुत सिंपल है, टर्म का नाम है एंथैल्पी। क्या नाम है, एंथैल्पी। किसको बोलते हैं एंथैल्पी, देखो एवरीबडी, व्हाट इज मीन बाय एंथैल्पी? एंथैल्पी क्या है, तो एंथैल्पी जो है ना बच्चों, एंथैल्पी सम है, एंथैल्पी सम है, सम ऑफ पीवी टाइप ऑफ एनर्जी, पीवी टाइप ऑफ एनर्जी एंड ओके, पीवी टाइप ऑफ एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी। कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। पहले टर्म को समझो एवरीबॉडी, ये भी ऐसे टर्म है जैसा डेफिनेशन एंथैल्पी का है, लगभग सेम डेफिनेशन इंटरनल एनर्जी का है। जैसे हम इंटरनल एनर्जी में बोलते हैं ना कि इंटरनल एनर्जी इज अ सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ एनर्जी, ये भी ऑल टाइप ऑफ एनर्जी है, लेकिन इसमें और एक एनर्जी ऐड हुआ, दैट इज पीवी टाइप। पीवी टाइप एनर्जी का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी, मतलब द एनर्जी विच इज रिलेटेड विथ एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ द गैस। किससे रिलेटेड है, एक्सपांशन और कंप्रेशन ऑफ द गैस। गैस कितना एक्सपांड हो रहा है या कंप्रेस हो रहा है, इससे रिलेटेड जो एनर्जी है वो एनर्जी भी एंथैल्पी में आती है। इंटरनल एनर्जी तो सभी टाइप की एनर्जी है, लेकिन उसके साथ साथ
पीवी टाइप ऑफ एनर्जी इसके अंदर डाला तो दैट इज नथिंग बट द एंथैल्पी। ओके, पहला पॉइंट डेफिनेशन पूछा जा सकता है। और एक कंसेप्ट इसमें पूछा जा सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी। किसके लिए? चेंज इन एंथैल्पी। आराम से पहले इसको मैं और थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, H जो है वो सम है U प्लस पीवी का। ओके, H का मतलब होता है एंथैल्पी, वेयर H इज इक्वल टू एंथैल्पी, U इज इक्वल टू, मालूम है, U इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी, P इज इक्वल टू प्रेशर, V इज इक्वल टू वॉल्यूम। ओके, तो इन इंटरनल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का मतलब जहां पर वर्क डन हो रहा है, ओके, उसका सम मतलब एंथैल्पी। ओके, और फॉर द अंडरस्टैंडिंग आप ऐसा भी दिमाग में रख सकते हो, ऐसा प्रोसेस जिसमें पीवी टाइप ऑफ एनर्जी जीरो है, मतलब वर्क डन ही नहीं है, एक्सपांशन या कंप्रेशन होता ही नहीं है, अगर सिस्टम में ऐसा है तो आप बोल सकते हो कि वहां पर इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी है। क्या कहा मैंने? इफ देर इज अ नो मैकेनिकल वर्क इन द सिस्टम देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड एज एंथैल्पी। अगर पीवी जीरो होगा ना तो एच ही यू है, ये बात दिमाग में फिट रखो। और आगे देखो एवरीबॉडी, जैसे मैं अभी बोल रहा था कि हमें एक डेरिवेशन बनाना है, और डेरिवेशन बनाना है फॉर चेंज इन एंथैल्पी। आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर चेंज इन एंथैल्पी। ओके, या फिर ऐसा डायरेक्ट वो फॉर्मूला देके भी पूछ सकता है कि ये प्रूव करो। अब वो फॉर्मूला कौन सा है वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो, कॉन्सेंट्रेट एक रिएक्शन है जिसमें ए कन्वर्ट हो रहा है बी में, मतलब हम ऊपर एक लाइन डालेंगे, कंसिडर फॉलोइंग रिएक्शन फॉर चेंज इन एंथैल्पी। ए की एंथैल्पी H1, बी की एंथैल्पी H2। तो मुझे चेंज इन एंथैल्पी निकालना है, मतलब डेल्टा H निकालना है। अब डेल्टा H निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? H2 माइनस H1। मतलब इधर एक लाइन लिखेंगे, देयरफॉर चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन एज, फॉर्मूला लिखेंगे डेल्टा H इज इक्वल टू H2 माइनस H1, इक्वेशन नंबर 1। बट आराम से, बट अपने पास तो फॉर्मूला है H इज इक्वल टू U प्लस पीवी, तो H1 के लिए फॉर्मूला होगा H1 इज इक्वल टू U1 प्लस P1 V1, नंबर दे देंगे। एंड H2 इज इक्वल टू क्या बच्चों? U2 प्लस बोलो P2 V2। डेफिनेशन यूज कर रहा हूं मैं एंथैल्पी की। देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू, आराम से देखो, H2 माइनस H1 है तो H2 क्या है? U2, H2 क्या है? U2 प्लस P2 V2 माइनस क्या बच्चों? U1 प्लस P1 V1, U1 प्लस P1 V1। अगर आप इसे सॉल्व करते हो, देयरफॉर डेल्टा H इज इक्वल टू क्या आएगा? देखो, U2 माइनस U1, सॉल्व करो इसको, U2 माइनस U1, ओके, प्लस क्या? PV2 माइनस, सॉरी, P2 V2 माइनस P1 V1, चेंज फाइंड आउट करेंगे। ओके, ऐसा। अब देखो आराम से, जब चेंज निकालते हो आप तब आप उधर डेल्टा सिंबल डाल सकते हो, मतलब ऐसा, यहां पर हम लिखेंगे बट U2 इज इक्वल टू डेल्टा U इज इक्वल टू U2 माइनस U1। U2 माइनस U1 जो है यहां पर हम डेल्टा U डाल सकते हैं। अगर ऐसा किया तो देखो, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, अब देखो, P2 V2 माइनस P1 V1, मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो, डेल्टा चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम। आराम से देखो। हाँ, अब अगर मैंने कहा कि एट कांस्टेंट प्रेशर, जनरली जो कि कंडीशन होता है इन अ रिएक्शन, आराम से कांस्टेंट प्रेशर पे अगर आप लिखेंगे तो ऐसा हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। अब प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा P को हम P कंसिडर करेंगे तो इधर बचेगा क्या? डेल्टा V। मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू क्या बच्चों? डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, where delta H is a change in enthalpy, delta U is a internal energy change,
P is a pressure and delta V is a change in volume. ध्यान देना, बोर्ड में कोई भी डेरिवेशन खत्म होने के बाद किस सिंबल को आप क्या बोल रहे हो ये इंडिकेट करना बहुत जरूरी है, तब जाके डेरिवेशन कंप्लीट होता है। ओके आपको मीन बताना पड़ेगा, डेल्टा एच कौन है, डेल्टा यू कौन है, पी कौन है, ओके डेल्टा वी कौन है, लाइक दैट। समझे क्या? देखो ये डेरिवेशन है फॉर अ चेंज इन एंथैल्पी। हाँ अब यहाँ पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आपको एंथैल्पी चेंज का वैल्यू देगा कोई एक, तो दूसरा भी आपको पूछा जा सकता है। क्लियर? समझा क्या? देखिए एकदम सिंपल करके बता रहा हूं फॉर द बोर्ड ओनली। हाँ अगर आप यहाँ पर एमसीक्यू के लिए बात करेंगे तो ये लेवल और थोड़ा सा बढ़ेगा, फॉर्मूला तो यही रहेगा, सिर्फ न्यूमेरिकल की लेवल बढ़ेगी। क्लियर एवरीबॉडी? समझे क्या? देखो अब अगली टर्म है इसमें, अब देखो इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, डेल्टा एच के लिए क्या फॉर्मूला लिखा मैंने, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी। ध्यान देना मैं थोड़ा सा पीछे जा रहा हूं, अगर मैं यहां पर पीछे की तरफ जाता हूं तो मैंने अभी देखो देखो इधर एवरीबॉडी डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी के लिए क्यूपी सिंबल लिखा था। क्या लिखा था? क्यूपी। मतलब क्या हम कंसिडर करेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन का राइट और लेफ्ट सेम है ना, कौन सा फॉर्मूला बोल रहा हूं मैं, क्यूपी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। मतलब हम इसे ये याद रख सकते कि डेल्टा एच ही कौन है, क्यूपी। डेल्टा एच ही कौन है, क्यूपी। या इसमें और एक पॉइंट बोल सकते हैं आप, अगर मैंने कांस्टेंट प्रेशर की जगह पे कांस्टेंट वॉल्यूम लिया होता तो डेल्टा वी जीरो होता। अगर डेल्टा वी जीरो आ गया तो पी इंटू जीरो जीरो हो जाएगा ना, मतलब डेल्टा एच ही डेल्टा यू है, बट कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल्टा यू तो क्यू वी होता है। क्या होता है? क्यू वी। तो इसीलिए और एक इक्वेशन आप याद रख सकते हो, डेल्टा यू जो है वो कौन है, क्यू वी है। मैं ये एमसीक्यू की बात कर रहा हूं, बोर्ड एमसीक्यू। एंथैल्पी चेंज मतलब हीट एनर्जी चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड इंटरनल एनर्जी चेंज मतलब हीट एनर्जी चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इससे आपको ये भी बात दिमाग में रखना है कि एंथैल्पी चेंज को तो हम एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, मेरे सेंटेंस की तरफ ध्यान देना, एंथैल्पी चेंज को तो हम एंथैल्पी चेंज बोलते हैं, लेकिन इंटरनल एनर्जी को भी हम एंथैल्पी चेंज बोलते हैं। ओके इंटरनल एनर्जी इज कॉल्ड एज एंथैल्पी चेंज व्हेन वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, मींस देयर इज अ नो वर्क डन, मैकेनिकल वर्क जीरो है। पीवी टाइप ऑफ एनर्जी चेंज अगर जीरो है तो आप वहां पर इंटरनल एनर्जी चेंज को ही एंथैल्पी बोल सकते हो, बिकॉज देयर इज अ नो वर्क डन। सेम कंसेप्ट में डेफिनेशन के टाइम भी पिछले वाले पेज पे आपको समझा रहा था कि अगर वर्क डन जीरो है मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। वर्क डन मतलब क्या, कि गैस में इधर एक्सपेंशन होना चाहिए नहीं तो कंप्रेशन होना चाहिए। ओके क्योंकि एक्सपेंशन कंप्रेशन ही वर्क डन है अपने थर्मोडायनामिक्स में, इस चैप्टर में वही कंसिडरेशन है। क्लियर? वो आपको दिमाग में फिट रखना है। ओके अब देखो और एक छोटा सा कंसेप्ट है, और कंसेप्ट ऐसा है, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, इन दोनों में क्या रिलेशन है। ओके अभी इस पे न्यूमेरिकल आता है, इसके लिए ये छोटा सा डेरिवेशन। पहले डेरिवेशन भी आ सकता है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी आ सकता है। देखो अभी अभी अपन ने क्या लिखा, एज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। ओके क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला जो फॉर्मूला डिराइव हुआ था ना लास्ट, उसको हम यूज कर रहे हैं। अभी देखो डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, बट मेरे पास आइडियल गैस इक्वेशन है। देखो क्या है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी। अगर मैंने कंसिडर किया एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है, मतलब क्या, प्रेशर और टेम्परेचर को नंबर नहीं देने हैं, इधर देखो मैं ऐसा लिखूंगा, PV1 इज इक्वल टू एन आर टी, अब आर तो कांस्टेंट ही होता है, एंड PV2 इज इक्वल टू क्या बच्चों, N2RT। आइडियल गैस इक्वेशन ही हम बना रहे हैं, लेकिन कहां पर बना रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर।
ओके, बात को समझो, जो कांस्टेंट है उसमें वेरिएशन नहीं, वेरिएशन नहीं मतलब उसे नंबर देने की जरूरत नहीं। अब हम क्या करेंगे देखो, देयरफॉर इन दोनों का डिफरेंस ले लो बच्चों, PV2 माइनस PV1 इज इक्वल टू N2 RT माइनस N1 RT, N2 RT माइनस N1 RT। अब देखो एवरीबडी P को कॉमन ले लो, इधर आएगा V2 माइनस V1, इधर RT को कॉमन ले लो, आएगा N2 माइनस N1। देखो आराम से, कुछ भी नया नहीं बता रहा हूं, मैथमेटिकल टर्म का हम सिंपल सिंपल यूज कर रहे हैं। ओके, अब देखो V2 माइनस V1 मतलब डेल्टा V, V2 माइनस V1 इज डेल्टा V, और दूसरा N2 माइनस N1 इज डेल्टा N। ओके, यहां पर थोड़ा सा चेंज करेंगे, और अगर ऐसा किया तो यू कैन राइट P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NRT। आराम से मैं ऐसा समझा रहा हूं कि P डेल्टा V को ही डेल्टा NRT बोलेंगे आप, अगर आप आइडियल गैस इक्वेशन कंसिडर करते हो तो। कहां पर? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, उसके लिए ये डेरिवेशन मैंने समझाया। तो अब हम क्या करेंगे, P डेल्टा V के जगह पे डेल्टा NRT डाल देंगे, मतलब डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT। ओके, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस क्या? डेल्टा NRT। दैट्स वन इज द कंसेप्ट। ओके, होप सो यू अंडरस्टैंड। समझ में आया क्या? देखो अब यहां पर ये समझना, ये जो डेल्टा एन है ये N2 माइनस N1 है। N2 मतलब फाइनल, N1 मतलब इनिशियल, वो भी गैस का। मतलब ये जो डेल्टा एन है ना, बेसिकली इस फॉर्मूले से निकालते नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, फाइनल मतलब प्रोडक्ट, माइनस समेशन ऑफ नंबर ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करना है। अगर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया तो डेल्टा एन का वैल्यू मिल जाएगा, और वो डेल्टा एन का वैल्यू अगर आपने इधर पुटअप कर दिया, डेल्टा एन का वैल्यू अगर इधर आपने पुटअप कर दिया, तो यू गेट द रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। रिलेशन मतलब आपको ऐसा भी पूछा जाता है, कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ओके, तो उसके लिए या न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी जाती है, डेल्टा एच अगर पूछना है उसे तो डेल्टा यू और बाकी के वैल्यू दे देगा, यू हैव टू कैलकुलेट द डेल्टा एच। या डेल्टा यू पूछना है तो डेल्टा एच देगा, बाकी के वैल्यू देगा। यू हैव टू रीअरेंज द इक्वेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, समझे क्या? देखो ठीक है, अब अगला कंसेप्ट क्या देंगे, ये एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज का डेरिवेशन, रिलेशन का डेरिवेशन मैंने बता दिया। अब यहां पर क्या किया है, आगे जो कंसेप्ट है वो डेफिनेशन का पार्ट है। थ्योरेटिकली अगर आप नंबर ऑफ पेजेस देखेंगे तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा कंसेप्ट है, लेकिन मैं एकदम सिंपल करके आपको समझा रहा हूं कि एंथैल्पी के टाइप दिए हुए आगे, टाइप सिर्फ प्रोसेस समझो और उतना ही। हमें सिर्फ डेफिनेशन चाहिए बोर्ड के लिए, बहुत कुछ कंसिडरेशन नहीं है, एकदम सिंपल कंसेप्ट है। सिर्फ अगर आप नंबर ऑफ पेजेस देखेंगे तो ऐसा लगेगा बाप रे कितना बड़ा कंसेप्ट है, कैसे कवर होगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट है, मैं सिर्फ बोर्ड प्रिपरेशन के लिए बात कर रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए नहीं। ओके, ध्यान देना। एंथैल्पी जो है, एंथैल्पी चेंज अगर आप निकाल रहे हो किसी भी प्रोसेस का, ओके, तो वो निकाला जाता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट प्रेशर। तो दो टर्म, दो शब्द आप यहां पर याद रखेंगे, एंथैल्पी चेंज ऑलवेज मेजर्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर की बात आई मतलब हम डेल्टा एच निकाल रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात आएगी तो हम डेल्टा यू निकाल रहे हैं, लेकिन इधर कांस्टेंट प्रेशर है मतलब हम डेल्टा एच निकाल रहे हैं। ओके, किसी भी प्रोसेस का अब सिर्फ आपको प्रोसेस कंसिडर करना है। जैसे देखो आपको बोर्ड में डेफिनेशन आता है, इमेजिन करो डेफिनेशन आता है, डिफाइन एंथैल्पी ऑफ, एंथैल्पी ऑफ, मैंने लिखा इधर वेपराइजेशन।
एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ओके, आराम से समझिए, एकदम सिंपल, बहुत सारे 10-12 डेफिनेशन है, मैं एक 5 मिनट में आपको समझा रहा हूं कि डेफिनेशन कैसे बनाना है, कैसे लिखना है। ओके, आराम से। एंथैल्पी चेंज जो होता है ना, वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर होता है, और एक शब्द मेरा फिट रखना दिमाग में, वो पर मोल होता है। कैसा होता है? पर मोल। मतलब जो भी एंथैल्पी चेंज आप निकालेंगे, वो 1 मोल के लिए निकालेंगे। कैसा निकालेंगे? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कंसेप्ट समझो, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, 1 मोल के लिए होगा। अब जैसे मैंने इधर हेडिंग डाला, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अब यहाँ पर सिर्फ आपको समझना है वेपराइजेशन क्या होता है। किससे बोलते हैं वेपराइजेशन? जब लिक्विड कन्वर्ट होता है ना इनटू द, किसमें? गैस में, वेपर्स में। मतलब हम यहां पर ऐसा करेंगे कि 1 मोल लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है इनटू, किसमें? वेपर्स। ओके, कहां पर? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वहां का जो एंथैल्पी चेंज है, वो है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। आराम से, वेपराइजेशन मतलब लिक्विड का कन्वर्जन हो रहा है इनटू द गैस, लेकिन कितने लिक्विड का? 1 मोल का। कौन सी कंडीशन है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ध्यान देना, मैं डेफिनेशन बना रहा हूं, मैं 2-3 आपको बना के समझाता हूं, फिर आप समझ जाएंगे कंसेप्ट कैसा है। जैसे देखो, enthalpy of vaporization is an enthalpy change when 1 mole of liquid converted into the gas, that is vapors, at constant temperature and pressure. ओके, उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। फिनिश कंसेप्ट। ओके, जहां पर 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है, बात को समझिए। ओके, 1 मोल कन्वर्ट हो रहा है इनटू द, किसमें? वेपर्स। किसका 1 मोल? लिक्विड का। उसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। बस यहां पर एक एग्जांपल लिखना है वेपराइजेशन का। जैसे वाटर का एग्जांपल लिखा मैंने, H2 इन लिक्विड फॉर्म कन्वर्टेड इनटू द गैस। हो गया। अभी देखो आराम से, और एक इंपॉर्टेंट होता है इसका साइन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ऐसा लिखते हैं, डेल्टा और एच के बीच में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, नाम लिख देते हैं उसका। जैसे यहां पर मैंने लिखा वेपराइजेशन, वीएपी। ओके, अब देखो, लिक्विड टू वेपर्स कन्वर्जन होने के लिए हीट एनर्जी क्या होगी? एब्जॉर्ब। लिक्विड टू वेपर कन्वर्जन होने के लिए हीट एनर्जी क्या होगा? एब्जॉर्ब। तो इसीलिए इसको साइन देंगे हम, कौन सा? पॉजिटिव। मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, होप सो यू कैन अंडरस्टैंड। दूसरा मैं कंसेप्ट ले रहा हूं, एंथैल्पी ऑफ। ओके, अब देखो एवरीबॉडी, मैंने कहा कि एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग। इस टर्म को समझना है, कौन सी एंथैल्पी हम फाइंड आउट कर रहे हैं, कौन सा डेफिनेशन हमें पूछा जा रहा है। ओके, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का कन्वर्जन क्या होता है? जहां पर लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू द सॉलिड। कितना लेना है कहा मैंने? 1 मोल। कितना? 1 मोल। आराम से, आप डेफिनेशन बना रहे हैं हम, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट। ओके, द एंथैल्पी चेंज व्हेन, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ लिक्विड converted into the solid at constant temperature and pressure is called as enthalpy of freezing. सिर्फ प्रोसेस समझो कौन सा है। ओके, प्रोसेस समझो कौन सा है, सॉलिड टू लिक्विड जा रहा है या लिक्विड टू गैस जा रहा है। हा? क्या आ रहा है कमेंट सेक्शन में? वेपराइजेशन, वीएपी लिखते हैं उसको। ट्यूशन लेते हैं क्या सर? डू यू गिव ट्यूशंस? यस। ओके, उसके लिए ही चल रहा है ये, ट्यूशन के लिए ही चल रहा है। चलो, कॉन्सेंट्रेट। समझ में आया क्या? देखो एक बार, अभी ऐसा ही अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्म है। जैसे मैंने और एक टर्म लिखी आगे, सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। किसको बोलते बच्चों? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? जब सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू द, किसमें? गैस में। तो फिर बोलेंगे द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड, द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैस। ऐसा एंथैल्पी चेंज जब 1 मोल सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें? गैस में, तो उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सिर्फ आपको साइन समझना है और प्रोसेस समझना है कि कौन सा प्रोसेस किस में जा रहा है। जैसे देखो एवरीबॉडी, अभी ये तो
फिजिकल चेंजेस मैंने आपको समझाया। अभी एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंजेस, जैसे अगला कंसेप्ट है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन सुना है ना सबने, या हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं इसको। किसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी? जब एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, कितना? एक इलेक्ट्रॉन, उसको बोलते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इनऑर्गेनिक की टर्म है, याद होगी ना? वही कंसेप्ट इधर वापस अप्लाई करेंगे। द एंथैल्पी चेंज when an electron is removed from one mole of gaseous substance. ओके, आयोनाइजेशन में इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। जैसे मैंने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो ऑब्वियसली यहां पर बन जाएगा क्या रे बच्चों? Na प्लस। तो इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए, उसको बोलते हैं क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। समझ रहे हो क्या? देखो एवरीबडी, ओके, इस हिसाब से हम कंसिडरेशन करें कोई भी प्रोसेस हो। जैसे मैंने और एक डेफिनेशन लिखा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आराम से सिर्फ आपको ये समझना है, ये समझना है कंसेप्ट के अंदर कि टर्म कौन सा है। जैसे एटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। हम एटम फॉर्म कर रहे हैं। किससे एटम्स हम फॉर्म कर सकते हैं? मॉलिक्यूल से। जैसे देखो आराम से CH4 है, CH4 को तोड़ा तो एक C और 4H बनेंगे कि नहीं? तो इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? दैट इज एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द एटम फ्रॉम वन मोल ऑफ सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सिर्फ आपको समझना है, हर टर्म एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, मतलब हम डेल्टा H की बात कर रहे हैं। ओके, अभी इसमें किसी कुछ पूछना होगा तो पूछो, एवरीबडी। कोई दिक्कत है तो बताओ। समझे हो? कंसेप्ट समझा है? यस और नो? क्लियर है कंसेप्ट? ठीक है, अभी अगला पार्ट है। अगला जो पार्ट है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। कौन सा केमिस्ट्री? थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री क्या है? आराम से, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस, हीट एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर हीट एनर्जी चेंजेस कैसे होते हैं, इसका जो ब्रांच स्टडी करता है वो है थर्मोकेमिस्ट्री। क्या है? थर्मोकेमिस्ट्री। इसके बेसिस पर ही रिएक्शन के दो टाइप है, वो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। मतलब सिंपली ये ऐसा ब्रांच है जो हमें बताएगा कि हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। क्या क्या होता है? हीट ऑफ रिएक्शन। इसको हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या एंथैल्पी चेंजेस होगा इन रिएक्शन, इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देगा उसको हम बोलेंगे थर्मोकेमिस्ट्री। ओके, हीट इज एब्जॉर्ब और इवॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन। आराम से समझिए, मैं सिंपल करके बताता हूं आपको, फिर हम इधर रिएक्शन की भी टाइप देखने वाले, उसके अंदर के भी एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करने वाले एवरीबडी। जैसे मैंने ऐसा कहा कि एक रिएक्शन है A प्लस बी गिव्स, समझो ऐसा लिखते हैं C प्लस डी। तो A की एंथैल्पी H1 है, B की H2 है, C की H3 है, D की H4 है। आराम से आपको इसका चेंज फाइंड आउट करना है, कितना चेंज हो रहा है एंथैल्पी। आराम से अब चेंज निकालेंगे तो हम फाइनल माइनस इनिशियल लेंगे। मतलब यहां पर ऐसा लिखेंगे ना, H3 प्लस H4, ओके, माइनस क्या बच्चों? H1 प्लस H2, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे। क्या करेंगे? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। एकदम सिंपल। अभी देखो, तो इसको ऐसा लिखेंगे, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ,
H3H4 प्रोडक्ट का एंथैल्पी, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ किसका, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करो, बस इससे हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। कितनी एनर्जी ज्यादा है, आराम से सोचो, अगर रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, ओके, कंपेयर टू, सॉरी रिएक्टेंट नहीं है, ये कौन है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है कंपेयर टू द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की वैल्यू बड़ी है, पहली वैल्यू बड़ी है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस जो है वो पॉजिटिव आएगा, मतलब एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई मतलब एनर्जी क्या हुई, एब्जॉर्ब, प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। अगर प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, एंथैल्पी कम है, मतलब किसकी ज्यादा है, रिएक्टेंट, अगर रिएक्टेंट की ज्यादा है, अगर रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो डिफरेंस माइनस आ जाएगा, डिफरेंस माइनस आ गया तो प्रोसेस कौन सी हो गई, एक्सोथर्मिक। ओके, दैट्स ओनली द कंसेप्ट। इससे बेसिकली बच्चों हम किसी भी रिएक्शन के अंदर का एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो, इसमें अगला एक डेफिनेशन है, समझो मैं ऐसा बोलता हूँ, enthalpy of, not a heat of, enthalpy of formation, enthalpy of formation, नाम से ही पता चल रहा है, एंथैल्पी ऑफ क्या रे बच्चों, फॉर्मेशन, मतलब कोई कंपाउंड बना रहे हो आप, ओके, तो उसके अंदर का एंथैल्पी चेंज। जैसे देखो मैंने कहा कि मुझे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फाइंड आउट करने का है CH4 का, मतलब मीथेन बनाना पड़ेगा, ओके, मैंने क्या कहा शुरू में, कोई भी कंपाउंड आप बनाओ, कोई भी प्रोसेस करो, जब भी आप एंथैल्पी चेंज करेंगे तो आप पर मोल लेंगे, मतलब 1 मोल के लिए लेंगे कंसेप्ट, मतलब यहां पर जब आप मीथेन बना रहे हो तो मीथेन कितना बनाना है, 1 मोल, तो 1 मोल मीथेन बनाते समय कितनी एंथैल्पी चेंज होगी, वो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब मीथेन का मैंने एग्जांपल लिया, मैं आपको क्या समझा रहा हूं, अब कोई भी रिएक्टेंट ले लीजिए, सॉरी कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, लेकिन अगर आपको उसे बनाना है तो 1 मोल ही लेना है, तो उधर जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे देखो मैंने कहा मुझे ग्लूकोज बनाना है, तो C6H12O6 ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन कितना ग्लूकोज बनाना है, 1 मोल, ओके, फ्रॉम इट्स एलिमेंट, उसके एलिमेंट से बनाना है। जैसे मीथेन बनाने के लिए कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन मोनो एटॉमिक सॉलिड होता है, तो हाइड्रोजन सॉरी हाइड्रोजन डाई एटॉमिक गैस होता है, क्या होता है, डाई एटॉमिक गैस, ये इनके स्टैंडर्ड स्टेट है। रिएक्शन को बैलेंस करो, 4 हाइड्रोजन है, हो गया रिएक्शन, तो ये जो है ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जब कोई भी 1 मोल सब्सटेंस आप फॉर्म करते हो फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, देन एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। वैसा इधर ग्लूकोज का भी करेंगे, क्या, C6 से, मतलब कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन डायटोमिक गैस है, हाइड्रोजन डायटोमिक गैस है, कार्बन मोनो एटॉमिक सॉलिड है, सिर्फ बैलेंस करो, कार्बन कितने 6, तो इधर 6 ले लो, हाइड्रोजन कितने देखो 12, तो इधर 6 ले लो, 6 टू जा 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6, तो इधर बैलेंसिंग के लिए 3 ले लो, तो इधर जो एंथैल्पी चेंज होगा उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। खत्म कंसेप्ट। जो प्रोसेस है वो सिर्फ याद रखो, एंथैल्पी निकालते समय, एंथैल्पी चेंज निकालते समय हम ऐसा करेंगे, समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब जो भी रिएक्शन है, देखो मैं इधर ही और एक एग्जांपल आपको समझाता हूं। जैसे मैंने अगला हेडिंग डाला, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, कौन सा एंथैल्पी, कंबशन एंथैल्पी, ओके, कंबशन का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई भी सब्सटेंस रिएक्ट होता है, किसके साथ रिएक्ट होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, ओके, तो कंबशन मतलब ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है ना, तो कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ मतलब वो कंबशन कर रहा है, एंड अगर वो कंबशन कर रहा है तो उधर का एंथैल्पी चेंज मतलब एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जैसे देखो सुनो, यही CH4 है, मैंने कहा इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालने का, तो CH4 को रिएक्ट करो, किसके साथ, O2 के साथ। अगर CH4 को O2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, CO2 प्लस H2,
रिएक्शन को बैलेंस करो, कार्बन 1 उधर 1 आ गया, हाइड्रोजन इधर 4 है, तो इधर बैलेंसिंग के लिए ट्वाइस लेंगे। ओके, ऑक्सीजन देखो इधर 2 4 हो गए, तो बैलेंसिंग की ट्वाइस ले लो, खत्म। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा हूँ, एंथैल्पी चेंज का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाता है तो पर मोल होता है, 1 मोल के लिए होता है। ओके, और दूसरा पॉइंट ऐसा होता है कि आप प्रोसेस समझो। कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब कंबशन हो रहा है। ओके, जैसे मैंने कहा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इमेजिन कर रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन बना रहे हैं हम। ओके, एंथैल्पी ऑफ फ्रीजिंग मतलब फ्रीजिंग कर रहे हैं। फ्रीजिंग का मतलब होता है लिक्विड कन्वर्ट होता है इनटू द सॉलिड। जो वहां पर आप कंसिडर करिए ना, हम एंथैल्पी चेंज फाइंड करते हैं। ठीक है, देखो एवरीबॉडी, एनी डाउट? ऑडियो वीडियो क्लियर है ना रे बच्चों? मुझे मैसेज आ रहा है आपका इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, लेकिन आपके पास क्लियर है क्या? देखो क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? वापस कमेंट करिए। हम्म, ऑल क्लियर? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वन, अगली जो कंसेप्ट है इसमें वो है, और एक छोटा सा पार्ट है, वो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन एक पार्ट इसका ही सेक्शन है, एवरीबॉडी कॉन्सेंट्रेट, एकदम सिंपल। थर्मोकेमिकल इक्वेशन मतलब क्या? द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, बेसिकली केमिकल इक्वेशन ही है, बट हम वहां पर हीट एनर्जी चेंजेस मतलब थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू का यूज करने वाले। ओके, द केमिकल रिएक्शन विच इज इंडिकेटेड along with the heat energy changes, heat energy changes, okay, in a chemical reaction, heat energy changes in a chemical reaction। मुझे वापस मैसेज आ रहा है। ऑल क्लियर है? ठीक है, ठीक है। मुझे वापस एरर का मैसेज आ रहा है, प्लीज रिप्लाई करो, ऑल क्लियर है तो। एवरीबॉडी, ओके, ठीक है। जाने दो, आने दो मैसेज फिर। हाँ, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट। थर्मोकेमिकल इक्वेशन क्या है? ये ऐसा केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन, जिसमें जिसमें हीट एनर्जी चेंजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। ओके, थर्मो मीन्स क्या है? हीट, एंड केमिकल इक्वेशन मतलब केमिकल रिएक्शन। आराम से, अब इसमें ना रूल होते हैं टू राइट द केमिकल इक्वेशन। ओके, इसके रूल है आराम से। जैसे हम कॉमनली रिएक्शन में होते हैं ना, एक एरो लिखते हैं, एक एरो का मतलब होता है रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड जा रहा है। डबल एरो लिखा तो रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी आ रहा है। जैसे समझ लीजिए मुझे CO2 बनाने का, CO2 का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है? गैस। ओके, हाँ, इधर कार्बन सॉलिड, CO2 बनाने के लिए कार्बन को रिएक्ट करना पड़ेगा O2 के साथ, वो क्या होता है? गैस। ओके, तो यहां पर जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H है, ये भी आप इधर लिखेंगे।
कितना एंथैल्पी चेंज हो रहा है, ये आप यहाँ पर समझाएंगे। ओके, तो जो एंथैल्पी चेंज है, ऐसा केमिकल इक्वेशन जो एंथैल्पी चेंज साथ लिखा है आपने, उसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या बोलते हैं? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। आराम से, द केमिकल इक्वेशन विच इज रिटर्न along with the heat energy changes in the chemical reaction is called as thermochemical equation। उसको हम बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। बस, जैसे ये वाला रिएक्शन है, यहाँ पर डेल्टा एच का वैल्यू होता है -393.5 किलो जूल। तो ये यहां तक अगर आप देखेंगे CO2 तक, ये केमिकल इक्वेशन, पूरा अगर आप देखेंगे तो वो है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। इसको और एक ढंग से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। इधर मैंने माइनस साइन लिखा है, मतलब हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है। अगर हीट एनर्जी इवॉल्व हो रहा है तो ये ऐसा देगा, कार्बन प्लस O2 इन गैसियस फॉर्म गिव्स क्या बच्चों? CO2 इन गैसियस फॉर्म। हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब कितनी? 393 पॉइंट किलो जूल इवॉल्व हो रही है, मतलब वो प्रोडक्ट है ना, तो इसलिए ऐसा। इसको थर्मली बैलेंस इक्वेशन बोलते हैं। ऐसा थर्मली बैलेंस दोनों फॉर्म में आप लिख सकते हो। इधर एंथैल्पी का यूज किया, इधर डायरेक्ट वैल्यू लिखा मैंने। दैट्स वन इज द कंसेप्ट। क्लियर? हाँ, अब इसमें कुछ रूल्स पूछे जाते। रूल कॉमन है उसमें, जैसे केमिकल रिएक्शन लिखना है आपको, तो क्या करते हो? लेफ्ट साइड में रिएक्टर लिखते हो, राइट साइड में प्रोडक्ट लिखते हो। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फिजिकल स्टेट इंडिकेट करने के लिए हम सिंबल यूज करते हैं। सॉलिड है तो यस, लिक्विड है तो यल, बराबर ना? गैसेस है तो जी, बराबर। या फिर हम ऐसा कंसिडर करते, अगर समझो वो रिएक्शन इरिवर्सिबल है तो सिंगल एरो देते, जैसे मैंने इधर दिया। अगर वो रिवर्सिबल है तो हम डबल एरो देते हैं। खास इसमें ये याद रखना है, along with the chemical reaction you have to indicate the heat energy changes in the chemical reaction, either by using the enthalpy or by using the heat energy values. If you use the enthalpy in exothermic reaction, sign of enthalpy change is negative, and in case of endothermic reaction, sign of enthalpy change, that is delta H, is पॉजिटिव। खत्म कंसेप्ट। इसको बोलते हैं थर्मोकेमिकल इक्वेशन। हाँ, सिर्फ इसमें क्या होता है, ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। क्या? इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट। और एक छोटा सा कंसेप्ट है इससे रिलेटेड, दैट इज नथिंग बट द हेस लॉ। क्या है हेस लॉ? देखो बड़ी एक 5 मिनट का कंसेप्ट है, ध्यान देना, लंबा हो रहा है आज का लेक्चर, है कि नहीं? हेस लॉ क्या है? हेस लॉ बताता है कि एंथैल्पी जो है ये स्टेट फंक्शन है। एकदम सिंपल करके बता रहा हूं। एंथैल्पी जो है वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन किसे बोलते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेप पे डिपेंड है। कहां पर डिपेंड है? इनिशियल एंड फाइनल स्टेप, नॉट डिपेंड ऑन अ पाथ फॉलोड बाय सिस्टम। आराम से, कोई रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप में हुआ और कोई रिएक्शन 2 स्टेप में हुआ, तो दोनों का पाथ अलग अलग है, बट एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है, मतलब उन दोनों में होने वाला एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा। ये हेस लॉ ने समझाया। ओके, रिएक्शन इज सेम मल्टीपल स्टेप। रिएक्शन एक स्टेप में होगा या एक से ज्यादा स्टेप में होगा,